कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HACCP होता क्या है। HACCP मतलब हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एक्चुअल में ये एक टूल है जो कि जब हमारा फूड प्रिपेयर हो चुका है, बट जब वो स्पॉयल हो जाता है उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट को जो है डिटेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं जहाँ पर वो फूड स्पॉयल हुआ है, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। सो दैट इज़ HACCP। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1960 में, जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने पिल्सबर्ग कंपनी को ये कहा था कि हमें फूड चाहिए जो कि स्पेस फ्लाइट में काम कर सके, मतलब स्पेस फ्लाइट में वो स्पॉयल ना हो वो फूड। तो तब ये HACCP सिस्टम की शुरुआत हुई थी। अब HACCP और HACCP सिस्टम में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? HACCP का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक टूल है जो कि डिटेक्ट करता है उस क्रिटिकल पॉइंट को, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करता है। जबकि HACCP सिस्टम जो है, HACCP का क्या है कि HACCP का सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ये सीमित है, इसका एंड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है HACCP का। जबकि HACCP सिस्टम जो है ये प्रोडक्शन से लेकर उसकी पैकेजिंग, उसकी परचेजिंग तक इसका एक काम होता है। HACCP का क्या होता है कि ये इसका एंड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि HACCP सिस्टम का इनिशियल टू फाइनल पूरा इसका देख रेख करना इसकी सिस्टम में अंदर आता है। और एक होता है HARPC मतलब हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल। ये किया था FDA ने, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने FSMA एक्ट 2011 के तहत। FSMA एक्ट 2011 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक्चुअल में जो HACCP जो है उसकी ही आगे वर्जन है HARPC। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि बाद में डिटेक्ट करने से अच्छा है कि जब फूड स्पॉयल हो चुका होता है उसको बाद में डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल करने से अच्छा है कि हम लोग पहले ही कोई प्रिवेंटिव मेजर जो है उठा लें। तो इस वजह से इन्होंने HARPC की शुरुआत की थी FDA ने, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो है सी फूड और जूस जो है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। ओके, तो सी फूड और जूस कंट्रोल रेगुलेट किया जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। और जबकि जो मीट है वो USDA रेगुलेट करता है। USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये रेगुलेशन जो है वो USDA करता है मीट की। ओके, तो ये हो गई हमारी HACCP की बात, HACCP सिस्टम की बात और HARPC की बात। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस हम लोग मतलब इसको 5 स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है एप्लीकेशंस को। ये जो है प्रिंसिपल से पहले फॉलो किया जाता है, मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से पहले एप्लीकेशंस को फॉलो किया जाता है। और ये एप्लीकेशंस किसने डिज़ाइन की थी? कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन ने। तो कोडेक्स कमीशन ने जो है एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था। तो इसमें जो 5 स्टेप्स हैं वो हैं, पहला स्टेप जो है वो है असेंबल HACCP टीम। HACCP टीम को जो है असेंबल करना, उसके बाद जो है प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, फिर आइडेंटिफाई करना इंटेंडेड यूज़ को, फिर फ्लो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना और इसको फिर कंफर्मेशन करना। ओके, तो ये पहले ये जो 5 स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो भी मतलब उस फूड चेन से जुड़ा हुआ है, उस फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, वो उसके बाद फिर उस प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करता है। प्रिंसिपल्स की बात आए तो प्रिंसिपल्स में 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप किए थे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर फूड ने। ओके,
तो इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था इन 7 प्रिंसिपल्स को। और ये जो 7 प्रिंसिपल्स वो हैं, पहला है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे। दूसरा है डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तीसरा है इस्टेब्लिश द क्रिटिकल लिमिट्स। फोर्थ इज इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम। फिफ्थ इज इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। सिक्स्थ इज इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर एंड सेवेंथ इज इस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं जो भी इट्स फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसको एक डिटेल स्टडी हम देते हैं इन प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे हैजार्ड एनालिसिस के बारे में। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब पहले जो है उस डेंजर को, जो डिजीज स्प्रेड कर रहा है या फूड को स्पॉइल कर रहा है, उसको पहले हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसमें तीन तरीके के हैजार्ड्स हैं। पहला जो है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड, सेकंड इज फिजिकल हैजार्ड एंड थर्ड वन इज केमिकल हैजार्ड। पहला है माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड में एक तो कुछ हैं जो सेवियर हैजार्ड है, मतलब कुछ मॉडरेट सही हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे नाम जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये जस्ट एक लिस्ट है, एक आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसके थ्रू। और उसके बाद जो है फिजिकल हैजार्ड जो है वो जैसे कि हमारा जो जैसे नीडल वगैरह फूड में चली गई, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फूड के अंदर जो कि फिजिकली हम लोग बाहर जब प्रिपेयर करते हैं तब जाती है, तो दैट इज फिजिकल हैजार्ड। ओके, तो ये तो हो गए माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड के। माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड में बैक्टीरिया आ गया, वायरस और पैरासाइट। तो माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड में बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। तो बैक्टीरियाज के मैंने बता दिया आपको, सेवियर हैजार्ड, मॉडरेट हैजार्ड और ये जो लिमिटेडली स्प्रेड होते हैं। वायरस में है नोरोवायरस, रोटावायरस और हेपेटाइटिस ए। पैरासाइट्स में ये है। ओके, तो जब हम एक डिस्कस करते हैं 5 बिग के नाम से, एक 5 बिग के नाम से जाना जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड जो हैं। वो कौन कौन से 5 बिग हैं? वो तो हैं, एक है नोरोवायरस, दूसरा है हेपेटाइटिस ए, थर्ड वन इज सैल्मोनेलासिस। ओके, सैल्मोनेलासिस। और फोर्थ वन इज शिगियोलिसिस और फिफ्थ वन इज एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई के बैक्टीरिया के नाम से जिसको हम जानते हैं। ओके, तो ये जो है वे 5 बिग के नाम से जाना जाते हैं। तो ये बस 5 बिग के जो नाम हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल हैजार्ड, मैंने आपको बता ही दिया है। और जो केमिकल हैजार्ड है, केमिकल हैजार्ड जैसे कि माइकोटॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज, पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल्स के थ्रू आते हैं जैसे सल्फाइड्स, इन सब के थ्रू जो आते हैं दैट इज केमिकल हैजार्ड। सो ये तो जो हैजार्ड्स हैं, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ये जो हैजार्ड्स हैं इनको कौन कर सकता है? इनको कंट्रोल कर सकता है एक तो CCP यानी कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑब्वियसली मतलब अगर हम उसको पॉइंट को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसके बाद हम उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। एंड सेकेंड वन इज PRP। ओके, सेकेंड वन इज PRP। PRP मतलब प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। तो ये दो हैं जो कि इसको कंट्रोल, इन हैजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्टली टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है सेकंड प्रिंसिपल। वो है सेकंड प्रिंसिपल जो कि है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिटरमाइन करना। अब मैंने ये तो बता ही दिया है आपको कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता क्या है, कि वो पॉइंट जो कि डिटेक्ट करके उसके बाद फिर उसको कंट्रोल किया जाए जो कि फूड को स्पॉइल कर रहा है। तो जो CCP है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अंडर टेम्परेचर डेंजर जोन। टेम्परेचर डेंजर जोन में कितना, मतलब टेम्परेचर जो है वो डेंजर जोन में आता है वो है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 135 डिग्री फ़ारेनहाइट।
या फिर अगर हम सेल्सियस के तौर पे देखें तो 5 डिग्री सेल्सियस टू 57.2 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स। अगर फूड इतने 4 आवर्स के लिए इतने टेम्परेचर पे अगर वो हीट किया जाता है, उसको कुकिंग की जाती है, तो वो टेम्परेचर डेंजर जोन के अंदर आ जाता है और ये बहुत ही डेंजर है। इसलिए ये जो टेम्परेचर डेंजर जोन है इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर कुछ जो है इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर जो है डिसाइड किए थे HACCP सिस्टम ने कि ये टेम्परेचर जो है इतने टाइम तक अगर इस फूड को प्रिपेयर किया जाएगा तो ही वो सेफ़ है, मतलब उसके स्पॉयल होने का खतरा नहीं है। तो वो कौन कौन से टेम्परेचर जो थे उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि 165 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 73.9 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। अगर 15 सेकेंड्स के लिए 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रीहीट किया जाता है, या फिर पोल्ट्री में सूप्स को प्रिपेयर करने में, स्टफ्ड प्रोडक्ट जैसे कि पास्ता, और अगर माइक्रोवेव में फूड कुक किया गया है तो 2 मिनट के लिए। इन सब के लिए 15 सेकेंड्स के लिए सिर्फ कुक करना होगा 165 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 73.9 डिग्री सेल्सियस के लिए। और अगर माइक्रोवेव में कुक कर रहे हैं इसी फूड को तो फिर 2 मिनट के लिए रखना पड़ेगा माइक्रोवेव में। तो ये थी पहली कंडीशन जो कि इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर की थी, जो कि CCP के लिए दी गई थी। सेकेंड इज 155 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 68.3 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड्स के लिए। तो ये दी गई थी ग्राउंडनट के लिए, फिश, बीफ, पोर्क और फ्लेवर इंजेक्टेड मील या फिर एग। तो इन सब के लिए जो है वो 155 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी कुक इसको किया जा सकता है इन डिशेस को, जैसे कि फ़िश हो गया, बीफ, पोर्क, लैम्ब या फिर शेल फिश। और अगर रोस्ट करना है तो 4 मिनट्स के लिए। तो ये जो टेम्परेचर थे आपको याद रखने हैं कि कितने टेम्परेचर के लिए एक फूड को कुक करना ज़रूरी है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। और ये दिए थे HACCP सिस्टम ने इसको मतलब जारी किया था इनको, ताकि आगे जो भी फूड सेफ्टी से जुड़े हैं, जो भी फूड कुक करते हैं, वो इसको फॉलो करें। नेक्स्ट इज 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 57.2 डिग्री सेल्सियस के लिए कुक किया जाता है 15 सेकेंड्स के लिए। और कौन से फूड को? कॉमर्शियली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को। तो उनके लिए जो है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 57.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है फॉर 15 सेकेंड्स। टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप 15 सेकेंड से ज़्यादा कुक कर देंगे, 4 आवर्स के लिए कुक कर देंगे उसी को ही, तो वो ऑब्वियसली टेम्परेचर डेंजर जोन में चला जाएगा। इसलिए टाइम बहुत ज़रूरी है। देन इज कोल्ड होल्डिंग। ठीक है, मतलब एक को इसके लिए जो है कोल्ड होल्डिंग के लिए जो टेम्परेचर दिया था उन्होंने सिस्टम ने, वो था 41 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 5 डिग्री सेल्सियस। और हर 4 घंटे के बाद उसको चेक करना होगा, हर 4 आवर्स के बाद उसको चेक करना होगा। देन इज हॉट होल्डिंग, ये अबव 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 57.2 डिग्री सेल्सियस, और हर 4 घंटे बाद इसको भी चेक करना होगा। देन इज कूलिंग फूड, फूड को कूल करना, वो आएगा 135 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर अंदर फूड को कूल करना होगा। उसके बाद फिर देन एडिशन 4 आवर्स टू गो फ्रॉम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। एडिशन ये तो हो गया जो 2 घंटे के लिए हमने 135 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए किया है, ये उसको टेम्परेचर डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए किया है। ओके, उसके बाद फिर जो एडिशन 4 आवर्स हैं वो हमने किया 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। लेकिन अगर 2 घंटे के अंदर फूड 170 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंचता है, 2 आवर्स के अंदर अगर फूड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसका टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, तो उसको दोबारा से रीहीट किया जाएगा। ओके, तो दोबारा से उसको रीहीट किया जाएगा और फिर फर्दर उसको फिर से उसकी जो कूलिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। ओके, दोबारा से रीहीट किया जाएगा। रीहीट कितने पे किया जाएगा? 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऊपर मैंने बताया रीहीटिंग के लिए कितना है, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रीहीट किया जाएगा 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और फिर उसकी कूलिंग जो है दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद फिर क्लीन एंड सैनिटाइज आफ्टर एवरी 4 आवर्स। अब सैनिटाइजेशन के लिए भी और क्लीनिंग के लिए भी टाइम डिसाइड किया गया, वो था 4 आवर्स का।
और सैनिटाइज किया जाना चाहिए हॉट वाटर के साथ एट 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ओके, तो ये जो है ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब सीसीपी जो है डिसाइड किया था HACCP सिस्टम ने। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल लिमिट्स की। अब जो क्रिटिकल लिमिट है मतलब कितने लिमिट तक जाना चाहिए, जो क्रिटिकल लिमिट है वो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो है जैसे कि टेम्परेचर, टाइम, फिजिकल डायमेंशन, कैसी डायमेंशन है फूड की, ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, वाटर एक्टिविटी, पीएच, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन कितना अवेलेबल है, विस्कोसिटी, प्रिजर्वेटिव्स या फिर एरोमा या फिर विजुअल अपीयरेंस से जो है इन जो फैक्टर्स हैं ये जो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करता है कि क्रिटिकल लिमिट क्या दी जाएगी। देन इज द फोर्थ प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब है कि मॉनिटर करना कि क्या उस टेम्परेचर पे फूड अच्छी तरीके से कुक हो रहा है, कहीं वो स्पॉइल तो नहीं हो रहा, तो ये सब जो है वो उसको मॉनिटर करना। तो मॉनिटर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉन्टीन्यूस और एक होता है नॉन कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस मतलब उसके अंदर ही एक ऐसा मीटर फिट होता है जो कि कॉन्टीन्यूसली उस टेम्परेचर को मेज़र करता रहता है कि जो फूड की जो कुकिंग का जो टेम्परेचर है वो कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है। और जो नॉन कॉन्टीन्यूस है वो हर कुछ टाइम बाद जैसे कि हर 4 आवर्स बाद या 3 आवर्स बाद वो चेक करता है। तो जो प्रेफर किया जाता है, जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम प्रेफर किया जाता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मॉनिटरिंग सिस्टम को, क्योंकि इसमें क्या आपकी हर एक रीडिंग जो है वो हर एक सेकंड की जो रीडिंग है वो आती रहेगी, तो दैट इज़ गुड। अब इसके 3 पर्पस थे इस मॉनिटरिंग सिस्टम के। पहला है कि इफ मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेट दैट देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स लॉस ऑफ कंट्रोल देन एक्शन कैन बी टेकन टू ब्रिंग द प्रोसेस बैक इनटू कंट्रोल। कि जब भी जैसे ही क्रिटिकल लिमिट से डेविएशन होना शुरू होगा वो तभी उसको कंट्रोल में ले आएगा, तो ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो सेकेंड वन इज मॉनिटरिंग इज यूज टू डिटरमाइन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डेविएशन अकर दैट सीसीपी। अब एक तो पहला तो बात होगी कि जब वो होने लगेगा, कि जब डेविएशन होने लगेगा क्रिटिकल लिमिट से तब हम उसको कंट्रोल में ले आएंगे, बट जब डेविएशन हो चुका है तो उसके बाद भी मॉनिटरिंग की जाती है। थर्ड वन इज प्रोवाइड्स रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूज इन वेरिफिकेशन। अब मॉनिटरिंग तो कर दी है बट रिटन डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हर बार तो हम उसको नहीं करेंगे परफॉर्म। फर्स्ट टाइम हमने परफॉर्म किया एक फूड के लिए, फर्स्ट टाइम परफॉर्म करके हम उसको क्या करेंगे डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे, उसके बाद फिर बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि इतना टेम्परेचर चाहिए इतने टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको पहले सीसीपी बताई है, तो उसके बाद फिर वो उस फूड को उतना टाइम के लिए कुक कर दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद है वेरिफिकेशन प्रोसीजर, वेरीफाई करना। अब क्या वेरीफाई करना, क्या वो जो सिस्टम है वो क्या HACCP प्लान के तहत चल रहा है। ओके, उसको वेरीफाई करना। अब कुछ स्टेप्स होते हैं वेरिफिकेशन में, वेरीफाई करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप जो है टेकिंग मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट्स along the process to ensure that the system is behaving as expected। हर एक पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स पे मेजरमेंट लेना ताकि ये हम इंश्योर कर सकें कि जो सिस्टम है वो जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया है वो उस तरीके से चल रहा है। ओके, पहला तो हो गया ये स्टेप। सेकेंड इज माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर केमिकल सैंपलिंग करना, या तो बीच में या फिर फाइनल प्रोडक्ट की। ओके, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल सैंपलिंग लेना बीच में और फाइनल प्रोडक्ट की। थर्ड इज ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू आउट सिस्टम टू एंश्योर दैट द करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, रिकॉर्डेड एंड एक्टेड अपॉन इन अकॉर्डेंस विद HACCP प्लान। अब जो हमने बताया मॉनिटरिंग में कि डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई भी तो करना होता है,
जो वेरीफाई जो कराना होता है डॉक्यूमेंट्स को, वो ये देखते हैं उसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है कि वो ठीक तरीके से उन्होंने नोट की है, क्योंकि हर एक रीडिंग को नोट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल करेक्ट। अगर ज़रा सी भी टेम्परेचर में पॉइंट की गलती हो गई तो फूड का स्पॉयल होने का खतरा रहेगा ही रहेगा, इसलिए उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वन इज एक्सटर्नल ऑडिट्स ऑन सप्लायर्स टू वेरीफाई दैट रॉ मटेरियल्स मीट एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो भी यूज़ होता है मटेरियल्स, जो भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फिफ्थ इज स्टाफ असेसमेंट्स टू एंश्योर दैट प्रोसीजर्स आर फुली अंडरस्टूड एंड दैट स्टाफ आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एनी टास्क अलॉटेड टू देम। तो ये जो स्टाफ की बात आती है, ये जो है ये फॉलो करते हैं एसओपी को। ओके, एसओपी मतलब स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये क्या करते हैं, इनको फॉलो करना होता है, क्योंकि जो भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये आप उनको कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं कि आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। ओके, क्योंकि अगर उन्हें हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली वो फूड स्पॉयल होगा ही होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये एसओपी के लिए, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए। Then is trend analysis of monitoring data to determine whether process controls are adequate and tolerance reactive. Okay, or analysis of customer complaints and third party audits to identify any potential gaps in the HACCP plan. कस्टमर कंप्लेंट्स लेना, थर्ड पार्टी ऑडिट्स लेना, तो ये सब जो है एनालाइज करना। एनालाइज ऑफ वेस्ट एंड रीवर्क फिगर, कोई भी क्या वेस्ट हो रहा है, फूड में क्या वेस्टेज हो रही है, तो ये सब कुछ जो है वेरिफिकेशन प्रोसीजर के स्टेप्स में आता है। ओके, तो ये वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये तो हो गए हमारे कुछ स्टेप्स के बारे में। ओके, तो ये तो हमारे हो गए प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो गई। जैसे मैंने बताया, हैजार्ड एनालिसिस का कंडक्शन, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिटरमाइन करना, क्रिटिकल लिमिट्स को इस्टेब्लिश करना, मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, करेक्टिव एक्शन लेना, मतलब सही एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना देना, उसके बाद फिर वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, और फिर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कि हमारा है कि टेम्परेचर का चार्ट बनाना, क्लीनिंग शेड्यूल कि क्या क्लीनिंग शेड्यूल रहेगी, कैसे सैनिटाइज किया जाएगा, कैसे क्लीन किया जाएगा। फिर पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड्स हो गए कि पेस्ट कंट्रोल कौन से पेस्ट कंट्रोल यूज़ किए जाएंगे, उसके रिकॉर्ड रखना। इक्विपमेंट कैसे मेंटेन करना है, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, डिलीवरी चेक्स एंड सो ऑन। तो ये हो गए डॉक्यूमेंटेशंस को इस्टेब्लिश करना। ओके, तो ये हमारे सारे 7 प्रिंसिपल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इन हैजार्ड्स को एक तो सीसीपी कंट्रोल करता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब वो जो टेम्परेचर मैंने बताया वो सब रखे जाएंगे और उससे ही कंट्रोल होगा। और दूसरा था, मैंने बताया था पीआरपी। ओके, पीआरपी मतलब प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। तो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं अब हम। जो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है ये सब कुछ देखता है। अब क्या क्या देखता है, वो देखता है ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है जो भी काम करते हैं। फिर फूड सेफ्टी जो कि मोस्ट प्रायोरिटी है HACCP की। सैनिटेशन का भी ध्यान रखता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मैंने बताई है कि जो भी काम करता है उसको ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना ही पड़ता है। फिर पर्सनल हाइजीन, एम्प्लॉय की हेल्थ के बारे में भी ये ध्यान रखता है PRP। फिर प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जैसे कि रेसिपी और ये सब। और फिर इक्विपमेंट्स का, फैसिलिटी डिज़ाइन, सप्लायर सिलेक्शन एंड कंट्रोल, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, मेजर फूड एलर्जन मैनेजमेंट। फूड एलर्जन के लिए मैं ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। केमिकल और पेस्ट कंट्रोल,
फूड डिफेंस, फूड रिकॉल प्रोसीजर और क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, तो ये तो हो गए प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जो हैजार्ड्स में मैंने बताया कि माइक्रोबायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ था कि FDA ने, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एलर्जन और रेडियोलॉजिकल हैजार्ड को भी इंक्लूड कर दिया था। वैसे तो हम हैजार्ड बेसिकली हम लोग 3 ही हैजार्ड मेनली माने जाते हैं, बट अगर हम वो कहते हैं ना माइनर अमाउंट में अगर हम लगाएं तो एलर्जन और रेडियोलॉजिकल हैजार्ड को भी इंक्लूड किया था FDA ने। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी HACCP की। अब अगर आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आए, कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।